जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी का जो पीवाईक्यू सीरीज इकोनॉमी चल रही थी उसमें ही आज हमें अगला एपिसोड या अगला लेक्चर कृषि एवं ग्रामीण विकास की क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आप नए हैं तो आप थोड़ा सा विजिट कीजिए चैनल पर, आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कार्यक्रम चला था, करंट अफेयर्स में था, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। दूसरा कह रहा है इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। थर्ड कह रहा है स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। हम हमेशा हिंदी माध्यम से कहते हैं, ऐसे शब्दों का आप क्या करेंगे अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो। लिप्यंतरित का मतलब क्या होता है? हालांकि आप पूरा सेंटेंस पढ़कर समझ सकते हैं क्या कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे वर्ड आपको परेशान अवश्य करेंगे। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। अगर आपको ये नहीं पता है कार्यक्रम और आपको ये पता है कि कहानी क्या चल रही थी, बहुत समय से इस पर काम हो रहा था, तब भी आप सही कर लेंगे कि इसके तीनों कथन सही हैं। यह 100% वित्त पोषण सरकार कौन सी, केंद्र सरकार करेगी। इसका डिजिटलीकृत पूरा मानचित्र भू संपत्ति का होगा और स्थानीय भाषा में होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अभी भी इम्पोर्टेंट है और हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था? भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण था, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण था, सर्वेक्षण था या पुनर्सर्वेक्षण था, फिर से आधुनिक रिकॉर्ड रूम थे, प्रशिक्षण भी था, क्षमता निर्माण भी थी, परियोजना प्रबंधन इकाई भी थी, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का कंप्यूटरीकरण भी था, स्वैच्छिक आधार पर भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ आधार संख्या का एकीकरण भी था। मेन क्या है? मेन ये है कि आप इसे मेंस में भी यूज कर सकते हैं। नंबर 2, आप देखिए इसकी लेंथ, देखिए क्वेश्चंस की कितनी लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 साल 3 साल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे कि आप इसी में फंस जाइए। और ये वाला ही नहीं, इधर वाला भी देखिए, इधर वाला ये भी इतने लंबा चौड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? क्वेश्चन सीधा सिंपल है, लेकिन पढ़ने में आपको इतना समय लगेगा कि पूछो मत। क्या यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य जल प्रणालियों की संक्रमण को तेज करने के लिए मंच है? लक्ष्य किसानों को पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है? या जैविक से कोई रिलेटेड है, जैविक पशुपालन या कृषि संगठन एक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कुछ ऐसा है? या डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोई जो पूरी तरह से सेवा प्रदाता के साथ एकीकृत होगा, ब्लॉकचेन से होगा, क्रेता विक्रेता पक्षकार सभी सब उर्वरक मतलब सब कुछ इसमें होगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। चौथा है यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, उत्पादों को बेचना, वैश्विक खुले बाजारों को लेने देना है मतलब। तो इसका सही आंसर कौन सा है? पहला है। नेट शून्य कार्बन से लेना देना था इसका। प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है। मेन बात है नेट शून्य कार्बन की बातें थी इसमें। तो ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट है क्या। ठीक है, अंदर की बातें तो बात की है, अब इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ आए तो आप ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना को सर्वोत्तम वर्णन है? तो शब्द से आप समझ जाएंगे, लघु कृषक बड़े खेत। युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, उन्हें स्थापन करना, क्या इसको बोलेंगे? या किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं, क्या इसको बोलेंगे? तीसरा है किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। ये जो चर्चा में थी ना कि कोई बड़ा होगा व्यक्ति जो कई लोगों की ज़मीन को लीज पे ले लेगा और उस पर फिर
कुछ बड़ा फॉर्म बन जाएगा और फिर कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ गन्ना केला या कोई बड़ी ऐसी चीज़ उगाएगा जिसमें कम लागत लगे और फायदा हो किसानों का भी और उसका भी और देश का तो होगा ही होगा। चौथा, कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारी या सामग्री को यूनिवर्सिटियां प्रदान कर विनिर्माण प्रक्रिया वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कृषि पण्य का उत्पादन करे। तो कौन सा इसमें से सही है? तो बी वाला जो है वह सादा सही है। इसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। मतलब कृषक साथ में मिलकर ढंग से खेती करें। तो लघु कृषक बड़े खेत, जब लघु कृषक छोटे छोटे खेतों को मिला लेंगे तो वह एक बड़ा खेत बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल नाइजर के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। दूसरा, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। तीसरा, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो कुछ जनजातीय लोग तो हो ही पी सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने चीज़ों का देती है सरकार, ये आपको रटना पड़ेगा। हालांकि पहला सही है, काले तिल की खेती खरीफ, हाँ खरीफ की फसल होती है। और तीसरा भी सही है क्योंकि कुछ जनजातीय तो हो ही सकते हैं। तो आंसर होगा सभी तीन सही है। लेकिन इससे आपको पता क्या चला, जितने पर एमएसपी लागू हुए वह सब आपको पता होने चाहिए। वह सब किस समय की फसल है, खरीफ की, रबी की, जायद की, वह पता होना चाहिए। और तीसरा वाला तो कुछ याद नहीं कर सकते हो, बस एरिया कहाँ है। अब मान लो सरसों अगर राजस्थान में उगाई जाती है तो राजस्थान में खाई भी जाती होगी। तो अगर आपको ये पता है काले तिल कहाँ उगाए जाते हैं तो आप समझ जाओगे कि कहाँ के लोग खाते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे बोर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, मखाना। हालांकि इस समय हल्दी बोर्ड और मखाना बोर्ड चर्चा में है, करंट अफेयर्स में, आप समझते हैं क्वेश्चन आएगा। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है क्या? या कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है क्या? चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है क्या? इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय भी हैं क्या? कौन सा सही है? तो पहला तो सही है, सांविधिक निकाय तो है। लेकिन मेन कहानी ये है कि क्या तीसरा सही है, बेंगलुरु में है क्या? नहीं, बेंगलुरु में नहीं है। एक और चार सही है, बेंगलुरु में नहीं है। और जो बोर्ड है, चाय बोर्ड या कोई भी, वह किसान कल्याण में नहीं, उद्योग वाले मंत्रालय में आते हैं। किसमें? वाणिज्य मंत्रालय में। वाणिज्य मतलब ये बोर्ड जो है बेचने का काम या इन सब चीज़ों का काम ज़्यादा करते हैं, तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आप जानते भी हैं चाय सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की है? दार्जिलिंग की फेमस है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो बेंगलुरु में बोर्ड क्या कर रहा होगा? तो आप बताइएगा कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, नंबर एक। दूसरा, मखाना बोर्ड नया नया बना है, वह उसका कार्यालय कहाँ है? नंबर तीन, हल्दी बोर्ड नया नया बना है, उसका कार्यालय कहाँ है? तो 1 2 3 कॉफी बोर्ड, मखाना बोर्ड और हल्दी बोर्ड आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2020 का पहला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? सार्वजनिक निवेश, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, क्या ये सार्वजनिक निवेश? दूसरा कह रहा है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण करना, क्या ये सार्वजनिक निवेश है? सामाजिक पूंजी विकास, क्या यह सार्वजनिक निवेश है? कृषकों को निशुल्क बिजली की आपूर्ति, क्या यह सार्वजनिक निवेश है? बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी और सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना, इनमें से कौन सा नहीं है? अगर आप ये जान लेंगे तो आपको कौन सा है पता चल जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए 6, सी 2 3 6। तो पहला तो नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेने देना नहीं। और जैसे ही आप पहला कट करेंगे, देखो यहाँ सब कट हो गए, अपने आप सी आंसर मिल गया। तो कई बार यह भी होता है कि एक क्वेश्चन पूछने की वजह से 4 स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, जबकि स्टेटमेंट एक ही काम का है। जैसे मुझे आपसे पूछना है कि राष्ट्रपति महोदय का महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो मैं अब हल्का क्वेश्चन तो बना नहीं सकता यूपीएससी में कि किस अनुच्छेद में है। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन लिखूंगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के ऊपर कौन सा कथन सही है? नंबर एक, इसकी महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। नंबर दो, राष्ट्रपति को वेतन संसद की संचित निधि से मिलता है। नंबर तीन, राष्ट्रपति अपना
जो त्याग पत्र है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। नंबर 4, ऐसे 4 स्टेटमेंट बना दिए। अब आप फंस रहे हो, जबकि हमने पूछना एक ही स्टेटमेंट था कि अनुच्छेद कौन सा है महाभियोग की प्रक्रिया में, उसकी वजह से मुझे 4 स्टेटमेंट बनाने पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम पढ़ें इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? तो चावल के मूल्य को कौन प्रभावित करेगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावित करेगा, करेगा ही, वो तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। सरकार द्वारा व्यापार करना, हाँ सही बात है, अगर आपने ज्यादा व्यापार कर दिया, बाहर ज्यादा चावल बाहर भेज दिया, तो अपने आप चावल की यहाँ शॉर्टेज होगी, चावल की शॉर्टेज होगी तो कीमत बढ़ेगी। ठीक है, और सरकार द्वारा व्यापार करना मतलब दूसरे उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरकार चावल खरीदती है। अगर सरकार ने चावल ज़्यादा खरीद कर स्टॉक कर लिया तो अपने आप मार्केट में चावल कम रह जाएगा और कीमतें बढ़ेंगी। मतलब कुछ भी हो, इधर से उधर से सरकार द्वारा व्यापार करने पर चावल के मूल्य को प्रभावित करेंगी। भंडारण करना, ये देखो मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो इसके लिए फिट है। सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, जो फ्री में अनाज बांटती है, उसके लिए चावल और गेहूं को भंडारित करती है, तो उससे भी दिक्कत होगी। उपभोक्ता सब्सिडीज, तो सब्सिडीज दोगे तो चावल के मूल्य प्रभावित होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे मुझे आपने सब्सिडी दे दी, मेरा वैसे लागत लग रही थी मान लो 1000 रुपीज़, आपने सब्सिडी दे दी तो मेरी लागत लगी 800 रुपये, क्योंकि 200 आपने सब्सिडी दे दी। अब मैं कह रहा हूँ कि 800 मेरा खर्चा आया, अगर 1000 रुपये में भी बिक जाए तो अपना तो पार हो जाएगा। अगर आप सब्सिडी ना देते तो 1000 में चावल मेरा जो है वो पैदा होता, तो मैं 1200 में बेचता। समझ रहे हो आप? तो ऐसे ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो तीनों होंगे, आंसर चेक कर लेते हैं, डी, हाँ तीनों हैं। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन में हम सभी के साथ जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन साइंस टेक में बहुत आते हैं जहाँ सभी कोई नहीं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? आप उसको छोड़ो, आप ये देखो स्टेटमेंट कितने पूछे जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। इधर देखो 6 स्टेटमेंट पूछे गए थे, इधर देखो 5 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, आप ऊपर देखो 4 स्टेटमेंट, आप इधर देखो इतने लंबे क्वेश्चन, ये देखो इतने लंबे क्वेश्चन। आप ये बात समझो कि कृषि में क्वेश्चन सरल आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा लेंदी होते हैं कि समय बहुत खराब होता है इसमें। ठीक है, तो किसान क्रेडिट योजना के बारे में है, फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु जो कार्यशील पूंजी है उसके लिए क्या मिल जाता है? अल्पकालीन ऋण। कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों के क्रय के लिए क्या मिल जाता है? फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए क्या मिल जाता है? फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए क्या मिल जाता है? परिवार के लिए घर निर्माण, गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए क्या मिल जाता है? तो इनमें से बी सही होगा, 1, 3, 4। 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। परिवार का घर निर्माण का किसान क्रेडिट कार्ड से क्या लेना देना? ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कंबाइन मशीन ट्रैक्टर, तो इसका भी क्रेडिट कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। इसमें भी आप बस इतना देख लो किसान क्रेडिट कार्ड किसके किसके लिए मिलता है। तो फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, फसलोत्तर खर्च, कृषि उपज विपणन ऋण, किसान की घरेलू खपत आवश्यकताएं, फार्मस्तियाँ कृषि से संबंधित जो भी हैं, और क्रेडिट की आवश्यकता कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए। ये ध्यान रखिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए, केवल कृषि नहीं उसके साथ और भी हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी अनाजों, दालों, तिलहनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के किसी भी राज्य यूटी में असीमित होता है। पहली बात तो ये वर्ड क्या असीमित हो जाएगा, जितना लाओ। तो दूसरा ये वर्ड सभी अनाजों का, क्या सभी का एमएसपी होता है? अनाजों व दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। इसमें तो हमें लग रहा है दोनों गलत है, क्योंकि कहानी ही अजीब करीब कर रहा है वह। इसको देख लेते हैं, क्योंकि एमएसपी पे क्वेश्चन आपने ऊपर भी दिखाया था और रिपीट होते रहते हैं, और इस समय तो एमएसपी इतना चल रहा है किसानों का मैटर कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। सरकार इसकी घोषणा फसल बुआई से पहले करती है। ध्यातव्य है, ये लाइन ध्यान रखना। सरकार इसकी घोषणा फसल बुआई से पहले करती है। ध्यातव्य है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। कौन सलाह देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वह सलाह देता है। आरबीआई कह देगा या वित्त मंत्रालय कह देगा या कृषि कल्याण मंत्रालय कह देगा, तो आपको ध्यान रखना है कौन सलाह देता है। आयोग के द्वारा 22 कृषि फसलों, ये भी ध्यान रखना, कितने कृषि फसलों को, 22 कृषि फसलों को न्यूनतम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। क्योंकि बाजार मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर करता है, इसलिए वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम या अधिक दोनों हो सकता है। और 22 की 22 फसलें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी ऊपर काला तिल पूछ दिया गया था, वो वाला तिल नहीं जो आप समझ रहे हो। 2019 का पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। नंबर 1, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। नंबर 3, इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। नंबर 4, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी थी। तो बी वाला आंसर सही होगा। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि प्रदान कर दी जाए। ठीक है, इससे समर्थित इनसे रिलेटेड एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका नाम अगर कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा तो अच्छा रहेगा, जिन्होंने भूमिदान आंदोलन चलाया था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है। तो भारतीय खाद्य निगम जो है उसमें क्या क्या शामिल होता है, केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, डी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। तो सी वाला सही है, वितरण लागत भी है, प्रापण प्रासंगिक प्रभार। आप ये हिंदी देखो, किसको पता है प्रापण प्रासंगिक प्रभार क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। मेन बात पूछा है, जो नीचे दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयात किसका रहा होगा। तो आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तब भी आप इसमें सही टिक कर सकते हैं। वनस्पति तेल हम कितना मंगाते हैं, और दूसरे नंबर पर होना चाहिए दलहन, क्योंकि दालें भी हम बहुत बाहर से मंगा रहे हैं। तो वनस्पति तेल तो इंडोनेशिया, मलेशिया, पाम ऑयल कितना मंगा रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो मेन बात यहाँ क्या है कि जो आयात निर्यात का डेटा है ना उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लिया करिए। जब इकोनॉमी का फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आता है तब आप ढंग से उसे पढ़ा करिए, और इसीलिए पहले से सब समेट कर रखो। फरवरी पूरी 2 ही चीज़ में जाती है अधिकतर, एक तो बजट, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे, तीसरा एक बुक आती है इंडिया 2025-2026 हर साल, तो वो भी आएगी, हिंदी में बोलते हैं भारत 2025। ये 3 बुक आपको अवश्य पढ़नी होंगी, इसलिए जो रिवीजन वाला मैटर है ना वह ढंग से पहले कंप्लीट करके रखो, वरना बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है। 2018 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखो वैसे ही, उपयुक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है। कौन कौन है, देखो पीछे भी था तिल, काला तिल वहाँ था। अगर ये क्वेश्चन आप करके जाते तो वो क्वेश्चन हो जाता। काला तिल तो कहीं की जाती है, क्या जौ की जाती है, रागी की जाती है। बी वाला आंसर सही है। तो देख लेते हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखो कॉफ़ी, सुपारी, हल्दी, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। खाद्यान्न फसल न सुपारी है, न कॉफ़ी है, न हल्दी है। ये चारों कहीं ना कहीं खाद्यान्न में आती है। मूंगफली तिलहन में आती है, जौ रागी तिल, तिल भी तिलहन में आता है, जौ रागी खाने की चीज़ें हैं, मतलब खाद्यान्न में आती हैं।
किसकी किसकी घोषणा होती है ये देख लें एक बार। 2018-19 के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। जौ, चना, मसूर, रेपसीड, गेहूं जैसे रबी फसलों को, अब देखो ये सब क्या है, रबी फसलें हैं। वहीं रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 54%, यानी अभी तो नहीं याद रखना है आपको, लेकिन आगे चलकर यह भी याद रखना है जो डेटा आएगा कि सबसे ज़्यादा किसको मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, किसको सबसे ज़्यादा परसेंटेज में दिया गया, तो ये सब चीज़ें भी आती हैं। अब आइए सीधे यहाँ जो 22 फसलें हैं रट लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जो मन हो कर लो। 7 अनाज हैं, ऐसे याद करो, धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। 5 दालें हैं, कौन सी, जो भी आपको पसंद है, जो आप देखते हैं। अरहर आपके समक्ष रहती है। मूंग जब बीमार होते हो याद आती है। चना जब खिचड़ी बनाते हो याद आती है। चना नहीं, चना तो सुबह रोज खाते हो। उड़द जब खिचड़ी बनाते हो तो याद आती है। मसूर, जो मसूर खड़ी मसूर जिसे बोलते हो, उसकी दाल खाओ बढ़िया से, प्याज और टमाटर का तड़का लगा के, मजा आ जाएगा। फिर 7 तिलहन फसलें आती हैं, कौन कौन सी, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन के बीज, सूरजमुखी, काला तिल, कुसुम, नाइजर सीड। 3 और फसलें हैं जिसमें सूखा नारियल, कपास, कच्चा पटसन आता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक कृषि पर पुनः क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। जैविक कृषि किसके अधीन आना चाहिए? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आना चाहिए। सही हो सकता है, देखते हैं। एनपीओपी वही जैविक कृषि वाला कार्यक्रम जो है, उसका क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे हम लोग एपेडा के नाम से जानते हैं, सचिवालय के रूप में कार्य करता है। क्या सचिवालय के रूप में एपेडा काम करता है? सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो यस, सिक्किम तो है भाई, सिक्किम तो है। और 2 और 3 सही है, मंत्रालय ही गलत है। मंत्रालय कौन सा है देख लेते हैं। कौन सा मंत्रालय होना चाहिए? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य नहीं करता है, बल्कि फिर वही वाला जिसके अंतर्गत चाय बोर्ड था, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब आप देखो कई जगह कन्फ्यूजन रहेगा आपको, जो कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच। जैसे उसमें चाय बोर्ड वाले में भी वाणिज्य मंत्रालय था, यहाँ भी वाणिज्य मंत्रालय है। कैसे? अगर आपको ये पता होता एपेडा इसका सचिवालयी कार्य देखता है, तो आपको पता होगा कि एपेडा वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ही 2001 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के माध्यम से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो एपेडा किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य मंत्रालय। 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं? अगर आप राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम को क्रियान्वित करेंगे तो क्या लाभ होंगे? यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। दूसरा, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। कौन सा सही है? तो हमें तो लगता है दोनों सही है, क्योंकि दोनों कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं पे फंसाने का काम किया गया है या जो भी। कई बार आप पीवाईक्यू करने के यही फायदे हैं, आपको पता लगता रहेगा कौन सा गलत है, कौन सा गलत करा गया है। 2016 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इससे आपको ये भी अंदाजा लग गया कि जो योजना है, जो स्कीम है, या कोई कार्यक्रम चालू हो रहा है, या कोई रिपोर्ट आ रही है, या कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मेन रूप से योजना और कार्यक्रम जो चल रहे हैं उन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो योजना और कार्यक्रम और एमएसपी, ये 3 मेजर फैक्टर होंगे। फसल बीमा योजना के संदर्भ में देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। दूसरा, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। अब आपको जो इतने दिनों से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है पहले वाले में?
कि 2% की एक समान दर से बीमा किस्त भुगतान करते चाहे कभी भी करो, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है, ठीक है, इसीलिए गलत है वो। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आप जब पढ़ेंगे ना, देखो यहाँ पे 1.5% और यहाँ पे 5% और यहाँ पे 2%, तो सब में एक जैसा नहीं है। गहन कद्दन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये भी देख लो, ये भी स्कीम, पोषण, ये सब चीज़ें आती हैं। इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत, जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर गर्दन की खेती और प्रोत्साहित करना है। तो आपको पता है कि सी वाला इसका सही होना चाहिए, एक और दो सही होगा, तीसरा सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर्स में रहा होगा और क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो करंट अफेयर्स में 4-5 चीज़ें हैं, एक कोई पहल शुरू हो रही है, कोई स्कीम शुरू हो रही है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है, जैसे मखाना बोर्ड बना, हल्दी बोर्ड बना, ये सब क्वेश्चन आते हैं। गन्ने की उचित उचित एवं लाभप्रद कीमत, देखो बाकी सबका एमएसपी होता है, लेकिन गन्ने का एफआरपी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गन्ने का क्या होता है? एफआरपी होता है, गॉट इट। और एमएसपी एफआरपी पे क्वेश्चन आते हैं बहुत। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो कौन था उसमें? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन निरीक्षण निदेशालय, कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो जो ये है वह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है, वह एफआरपी को अनुमोदित करती है, ठीक है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत की सिफारिश कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा की जाती है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, CAPCP क्या है? कृषि लागत और कीमत आयोग, ये क्या करती है? सिफारिश करती है। हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे, वहां कृषि लागत और कीमत आयोग क्या कर रहा था? सिफारिश कर रहा था। अनुमोदन कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो है वह अनुमोदन करती है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पॉज करके ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, क्या राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, या कृषि उत्पाद श्रेणीकर एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, या खाद्य उत्पाद आदेश 1956? मांस खाद्य मतलब 1973 वाला वो नहीं है, बी वाला आंसर सही होगा। राज्यों द्वारा अधिनियमित जो कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम है उसके तहत विनियमित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों का, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, पूंजी घटाने वाली, तो कौन सा होगा? पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति हुई है, इसलिए काष्ठ की जगह इस्पात के आ गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एक आध पूछ दिए जाते हैं अजीबो गरीब। 2014 का क्वेश्चन देखते हैं, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसकी अपेक्षाकृत बड़े एवं विस्तृत कार्यान्वयन में बाध्यताएं हैं। क्या बाध्यताएं हैं आपको बतानी है। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? नहीं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय बीज नीति है। पहला गलत कर दें तो यही गलत हुआ। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। अब दूसरा भी गलत हो गया, निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, यस या सही है? निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, मतलब मांग ज़्यादा है आपूर्ति कम है, यह सही है। जो निम्न मूल्य लगे और उच्च परिमाण हो, ऐसे में जो है वह मांग और उसमें थोड़ा सा वही है, वैसा है ना, जो बढ़िया चीज़ें हैं मांग बहुत ज़्यादा है लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है। फिर देखो मिशन आ गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मिशन हो गया, पहल हो गई, योजना हो गई,
यह सब क्वेश्चन आते हैं बहुत अधिक मात्रा में कृषि से रिलेटेड। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके। दूसरा, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। तीसरा, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल, पंपसेट और लघु सिंचाई संयंत्र देकर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा, केवल 2 सही हैं। अगर सबको बीज, उर्वरक, डीजल, पंपसेट, लघु सिंचाई संयंत्र सब निःशुल्क ही दिए जाने लगे तब तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग, अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा उद्योग खुल गए होते, ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90 निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में शामिल है? कोर उद्योग हैं जो हम पिछले कल वाले चैप्टर में पढ़े थे। कल उद्योग और मुद्रास्फीति हमने की थी, वहाँ उद्योग वाले में मैंने 8 बताए थे। कौन कौन सा था? तो सीमेंट था, यस था। उर्वरक था, यस था। रिफाइनरी उत्पाद था, यस था। 1 to 4 किसमें है? देखो 1 to 4 इसमें भी है, इसमें भी। वस्त्र उद्योग नहीं था उसमें, वस्त्र उद्योग नहीं था। यस, 1 2 3 4 है, वस्त्र उद्योग नहीं था। और इनका सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है ये भी उसमें था, ये भी आप याद रखिए। नहीं याद है तो कल वाली वीडियो देखी जाएगी, मैंने उसमें बताया सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, फिर किसका, फिर किसका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण या अभिकरण भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करता है? तो डीआरडीए देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। क्या ऐसा है? टीआरडीए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। क्या ऐसा है? कौन सा इसमें से सही है? देखो फिर 4 स्टेटमेंट। डीआरडीए निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। डीआरडीए निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और क्या सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। तो इसमें से 3 और 4 तो सही है, लेकिन पहला दूसरा गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत है? तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट हो गया क्वेश्चन तो आपको ये शायद फाउंडेशन कोर्स में नहीं मिला होगा। ये वाला टॉपिक फाउंडेशन कोर्स में नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो आप ये चाहें तो स्क्रीनशॉट रख लें, चाहे तो नोट डाउन कर लें। 2011 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा बोलते हैं, पहले नरेगा था फिर मनरेगा हुआ, ये मनरेगा किस सन में हुआ? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं पता है तो गूगल करिए और याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो मनरेगा क्या केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं? क्या केवल बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं? क्या सभी पिछड़े समुदायों के परिवार या किसी भी परिवार के वयस्क? तो किसी भी परिवार के वयस्क जो लोग हैं बस एटलीस्ट 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं गांव में। क्या गांव में जैसा ये है वैसा शहरों में भी कुछ है क्या? क्या है? क्या कुछ है कि नहीं? आप गूगल पर सर्च करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? सबसे ज़्यादा ऋण कौन वितरित करता होगा कृषि वाले में? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सूक्ष्म वित्त बैंक? तो सिंपल है, वाणिज्यिक बैंक बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो वाणिज्यिक बैंक ही सबसे ज़्यादा करते हैं। और देखो ना 72.13%, उसके बाद सहकारी आते हैं। तो आपको ये याद रखना है, वाणिज्यिक बैंक नंबर 1 पे है, उसके बाद सहकारी बैंक आते हैं, उसके बाद ग्रामीण बैंक आते हैं। तो ऐसे क्रोनोलॉजी में ही लगा हुआ है, तीनों याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। मुद्रास्फीति हमने कल ही कर लिया था। कल एक और टॉपिक होगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी इकोनॉमी। आपने लाइक कमेंट कर ही दिया होगा, बीच में नहीं बोल पाता हूँ पढ़ाते समय, आप समझदार हैं, आप कर देते हैं, शेयर वगैरह भी कर दो। और बाकी जो भी चाहते हैं एक बार विजिट करो, बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पर। जय हिंद, जय भारत।